एक भुजा बराबर हो तो तीसरी भुजा अपने आप ही बराबर हो जाएगी, क्योंकि लंब आधारकरण से आप तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हो, दोनों में सेम आ जाएगी और वो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में सर्वांग हो जाएंगे। ये 4 टाइप्स होती हैं, ज्यादा इसमें उलझने की जरूरत नहीं है, जो डाटा दिए गए होते हैं उनसे पता चल जाएगा आपको, और इसमें कोई ज्यादा विशेष कंफ्यूजिंग चीजें भी नहीं होती कि कौन सी टाइप की सर्वांग समता या समरूपता है, तो पता चल जाता है। ठीक है, समरूपता या सिमिलरिटी या सर्वांग समता में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका यूज कैसे होगा, यूटिलाइजेशन क्या है, या इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। तो एक दो जगह तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, और फिर जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे तो ये कई जगह यूज होते जाएंगे। जब हम चतुर्भुज पढ़ेंगे तब भी आएंगे दोबारा, समरूपता यूज होगी चतुर्भुज में भी, जब विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो समरूप आकृतियां बनेंगी वहां पर। ठीक है ना, आगे जब हम सर्किल पढ़ेंगे और उसकी कोड या जीवाएं उसकी जीवाएं होती हैं, या उनकी जो टेंजेंट यानी स्पर्श रेखाएं होती हैं, तो वहां पर भी जो ट्राइंगल्स बनेंगे वो आपस में समरूप या सर्वांग हो सकते हैं। ठीक है ना, तो और भी कई जगह जहां ट्राइंगल की कंडीशंस बन रही होगी वहां लागू होंगे, और बाकी आपको क्वेश्चंस में कंडीशन दी जाएगी तो वहां तो लागू होने ही है। ठीक है, एक चीज मैंने आपको ऐसे बताई थी, जब भी दो पैरेलल लाइंस होती हैं और उनके बीच में क्रॉस बन रहा होता है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में क्रॉस बन रहा होता है, डेफिनेटली समरूपता लागू होगी, क्योंकि पैरेलल लाइन है तो ये कोण थीटा है तो ये कोण थीटा होगा, एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये कोण अल्फा है तो ये कोण अल्फा होगा, क्योंकि ये भी एकांतर कोण हो जाएंगे, और शीर्षाभिमुख वो बराबर होते हैं, तो ये बीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, बीटा। अब थीटा के सामने की ये भुजा और थीटा के सामने की ये भुजा, यानी अगर ये बीच में काट रही हैं एक दूसरे को, तब तो दोनों हो जाएंगे सर्वांग, और बीच में नहीं काट रही हैं तब दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर या समरूप हो जाए। पैरेलल लाइंस में क्रॉसिंग हो रही है तो ये जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं ये सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को मिड पॉइंट पर काट रही है, इस लाइन का मिड पॉइंट है और ये इस लाइन का मिड पॉइंट है, उस कंडीशन में तो ये दोनों बनेंगे सर्वांग सम, अदरवाइज क्या बनेंगे, समरूप। इसका ज्यादा यूज जहां होता है वहां लेके चलता हूं आपको। ये एक ट्राइंगल है और इसको हम थोड़ा सा डिटेल से भी समझेंगे। ये एक ट्राइंगल है एबीसी, बीसी के पैरेलल एक लाइन बनाते हैं जो AB और AC को D और E पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो DE है वो पैरेलल है BC के। कुछ न कुछ हमें पहले से डाटा दिया गया होता है, कुछ डाटा दिया गया होता है, उसके बाद में हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। कई बार जो निष्कर्ष निकालते हैं उनमें से डाटा दिया गया होता है, और जो डाटा दिया गया होता है वो निष्कर्ष के रूप में आ जाता है। अगर आपके 4 गुण ऐसे हैं जो किसी चीज में डेफिनेटली होते हैं, तो उन 4 में से मान लो 2 दे दिया तो आपको पता चल जाता है कि ये उस चीज की बात हो रही है, तो बाकी 2 गुण अपने आप अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है ना, अब जैसे आपकी बात करते हैं, आपकी बात करता हूं। अब आपके बारे में एक सेंटेंस दे दिया कि आप एक लड़के हो, आपकी उम्र है वो 18-19 साल या उससे ऊपर हो चुकी है। ये 2 स्टेटमेंट आपके बारे में दे दिए। अब आपके बारे में बाकी स्टेटमेंट मैं बताता हूं। आपके दाढ़ी मूंछ आ चुकी होगी, ठीक है। आपकी आवाज है वो पुरुषों की तरह भारी हो चुकी होगी, ठीक है। आप में एक पुरुष के जो गुण हैं वो अच्छी तरीके से डेवलप हो चुके होंगे अब तक, ऐसे ही होता है। अब मैं दूसरी तरीके से कह रहा हूं, मैंने आपको स्टेटमेंट 2 दिए, उसके बाद भी आगे के निष्कर्ष निकाले। अब मैं स्टेटमेंट वापस ले रहा हूं, ठीक है, दूसरे तरीके से दे रहा हूं। आपके अंदर पुरुषों की तरह आवाज भारी हो चुकी है, दाढ़ी मूंछ आपकी आ चुकी है। अब मैं दूसरे निष्कर्ष निकालता हूं, आप निश्चित रूप से एक लड़के या पुरुष हो। आपकी उम्र जो है वो 16, 17 या 18 वर्ष या उससे ऊपर हो चुकी है। तो आपके जो 4-5 स्टेटमेंट हैं उनमें से 1-2 स्टेटमेंट दे दिया तो बाकी अपने आप उसके निष्कर्ष के रूप में आ जाते हैं।
कोई जरूरी नहीं कि सारी बातें बताई जाएं, उसके बाद में आगे से आगे वो उसके ऊपर अप्लाई होने वाली सारी चीजें कंक्लूजन के रूप में आ जाती हैं। कई बार कंक्लूजन वाले होते हैं उनको स्टेटमेंट बना दिया जाता है, तो जो स्टेटमेंट है वो कंक्लूजन के रूप में आ जाते हैं। समझ गए ना आप? बस यही यही बात है। बीसी के पैरेलल है डीई। अब पैरेलल होने से बाकी सारी बातें हो जाएंगी। इस कोण को मैं थीटा मान लेता हूं, इस कोण को अल्फा मानूंगा, तो ये कोण अल्फा होगा। क्यों होगा? संगत कोण बराबर होते हैं, पैरेलल लाइंस हैं, तो ये ट्रांसवर्स है ए बी। तो ट्रांसवर्स लाइन जब पैरेलल लाइंस को काटती है तो संगत कोण बनते हैं, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स बनते हैं, आपस में बराबर होंगे। थीटा हो गया, अल्फा हो गया। ये कोण इसमें बीटा है तो ये कोण इसमें बीटा होगा, क्योंकि ये तो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं। तो एक ट्राइंगल तो बन रहा है एबीसी जिसके कोण है थीटा अल्फा बीटा। एक त्रिभुज बन रहा है एडीई जिसके कोण है थीटा अल्फा बीटा। एंगल 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 सिमिलरिटी हो गया। लेकिन इसमें थीटा के सामने की साइड है बीसी। कौन से त्रिभुज में? एबीसी में। एबीसी पूरा है, थीटा के सामने की साइड क्या है? बीसी। और छोटा त्रिभुज क्या है? एडीई, उसमें थीटा के सामने की साइड क्या है? डी। तो बीसी और डी तो बराबर नहीं है, डी छोटा है बीसी से, बराबर नहीं है, तो अब सर्वांग सम नहीं होंगे, अब ये सिमिलर माने जाएंगे, सिमिलर माने जाएंगे। अब यहां से आप बाकी निष्कर्ष निकाल सकते हो। किसी भी त्रिभुज में उसकी एक भुजा के समांतर कोई सरल रेखा शेष दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो एक नया त्रिभुज बनता है। और ये जो नया त्रिभुज होता है वो मूल त्रिभुज के समरूप होता है, सिमिलर होता है। ये जो नया त्रिभुज है ये मूल त्रिभुज के समरूप होता है, सिमिलर होता है। क्लियर है ये बात? इसके सिमिलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल्स बराबर होते हैं पैरेलल होने के कारण, इसलिए ये इसके समरूप हो जाएगा। तो पहली बात तो हम ये कहेंगे कि ट्राइंगल एबीसी जो है और ट्राइंगल एडीई जो है ये आपस में सिमिलर होंगे। पहला निष्कर्ष तो याद जाएगा। जैसे ही बीसी के पैरेलल लाइन ने एबी और एसी को इंटरसेक्ट किया डी और ई के ऊपर, बस इतना ही स्टेटमेंट दिया गया था, बाकी सारी की सारी बातें अब लागू हो जाएंगी। ए पर बना हुआ एंगल, ए पर बना हुआ एंगल दोनों में कॉमन होने के कारण बराबर हो जाएगा। बी पर बना हुआ ये एंगल और डी पर बना हुआ ये एंगल बराबर हो जाएगा, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। सी पर बना हुआ ये एंगल और ई पर बना हुआ ये एंगल ये बराबर हो जाएंगे, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि ये सिमिलर हो जाएंगे। और जैसे ही मैंने ये कहा कि ये सिमिलर हो जाएंगे, तो इनके एंगल्स तो हैं बराबर और इनकी संगत भुजाएं हैं वो समानुपातिक हो जाएंगे। अब ये जो बड़ा ट्राइंगल है उसमें बीटा के सामने की साइड है एपी, छोटे त्रिभुज में बीटा के सामने की साइड है एटी, बड़े त्रिभुज में अल्फा के सामने की साइड है एसी, छोटे त्रिभुज में अल्फा के सामने की साइड है एई, बड़े त्रिभुज में थीटा के सामने की साइड है बीसी, छोटे त्रिभुज में थीटा के सामने की साइड है डीई, और ये आपस में क्या हो जाएंगे? अनुपात बराबर हो जाएंगे। ये अनुपात क्या आ जाएंगे? बराबर। क्या अनुपात मान सकते हो आप इनको? x अपॉन वाई मान सकते हो। बराबर अनुपात आए, इनको हम कह सकते हैं कि x अनुपात क्या? y बन गए। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्की बात है? ठीक। अब आपसे और कई चीजें पूछी जा सकती है। यहां से मैंने एंगल बाई सेक्टर बनाया जो इसको थीटा बाई टू में ब्रेक कर रहा है। थीटा को एंगल बाई सेक्टर है, पूरा एंगल थीटा था, थीटा बाई टू। तो एबीसी का जैसे मैंने डीई इसको एफ कह दिया, इसको मैंने जी कह दिया। तो एबीसी जो है उसका एंगल बाई सेक्टर तो क्या है? एएफ, और एडीई का एंगल बाई सेक्टर क्या हो जाएगा? एजी। तो एएफ और एजी भी इसी रेशो में होंगे, एएफ और एजी भी इसी रेशो में होंगे, जिस रेशो में इनकी संगत भुजाएं बराबर होगी, संगत भुजाएं होगी। ये मैंने इसकी मीडियन बना दी, सपोज करो मीडियन बना दी जी, एच इसको मैंने कह दिया आई, मीडियन बना दी। ए एच मीडियन है, तो जो वही ए एच बड़े ट्राइंगल की मीडियन है, ए आई छोटे ट्राइंगल की मीडियन है। याद रखना, अगर ये एंगल बाई सेक्टर है तो दोनों के यहां पूरा आएगा तब तो बड़े ट्राइंगल का एंगल बाई सेक्टर है, इतनी दूर आएगा तो छोटे ट्राइंगल का एंगल बाई सेक्टर है।
ये जो मीडियन आएगी, अगर एच बी सी का मिड पॉइंट है तो आई है वो डीई का मिड पॉइंट ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। बोलो सर एच तो मिड पॉइंट है, लेकिन क्या आई भी मिड पॉइंट है क्या? यस, डेफिनेटली आई मिड पॉइंट है, डेफिनेटली मिड पॉइंट है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि वही अनुपात किस में आएगा, ए एच में और ए आई में आएगा। और यहां से एक मैंने सिस्लम डाल दिया जो कि 90 डिग्री का कोण है, इसको जे कह दिया और इसको मैंने के कह दिया। तो यहां 90 डिग्री का कोण है तो ये पैरेलल है इसके, तो इस पर भी 90 डिग्री का कोण होगा। और वही अनुपात ए जे और ए के में आएगा, वही अनुपात आ जाएगा ए जे में और ए के में। और ये तो मैंने एंगल बाई सेक्टर नाम दिया, माध्यिका नाम दिया, सिस्लम नाम दिया। एंगल बाई सेक्टर, माध्यिका यानी मीडियन, सिस्लम यानी एल्टीट्यूड। मैं ऐसे ही कोई सीविन मिला देता हूं, ऐसे ही कोई लाइन ला के मिला देता हूं, ऐसे ही कोई एक लाइन, बोले क्या है, बोले ऐसे मिला दिया मैं, तो भी अगर मैं इसको जे के, इसको एल बोल दूं, इसको एम बोल दूं, तो भी जो ए एल और ए एम का अनुपात भी वही होगा। ए एल की जो लंबाई है और ए एम की लंबाई है, इसका इनका अनुपात भी एक्स अनुपात वाई ही होगा, डेफिनेटली एक्स अनुपात वाई ही होगा। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स के, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के, इनके पेरीमीटर, इसके पेरीमीटर की बात करूं, परिमाप की बात करूं, तो भी अनुपात एक्स अनुपात वाई होगा। लेकिन जब मैं इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया की बात करूं, तब एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर करना होगा। ये देखो, लिखो, समझो, समझ में आ जाए तो फिर मैं आपको आगे कुछ चीजें और दिखाऊं। देखो आप एक चीज पे गौर करो, ऐसे हम 6 महीने निकाल देते हैं, 12 महीने निकाल देते हैं, 1.5 साल निकाल देते हैं, ऐसे ही निकाल देते हैं। कई बार कॉलेज हो गई उसके बाद में निकाल देते हैं, स्कूल 12वीं पास होने के बाद में ग्रेजुएशन होने के बीच के 3 साल ऐसे ही निकल जाते हैं मोस्टली काफी लोगों के, कोई ज्यादा चिंता नहीं होती। और जब एक बार पढ़ना शुरू करते हैं, तैयारी करना शुरू करते हैं, कोचिंग वगैरह ज्वाइन करते हैं, तो फिर ऐसे लगता है यार सिलेबस बहुत धीरे चल रहा है, पता नहीं कब होगा, एक बार सिलेबस हो जाए, उसके बाद में बहुत टाइम लग रहा है, एग्जाम आ रही है, सर 2 महीने बाद में एग्जाम है, ये चैप्टर और करा दो, ये चैप्टर और करा दो। और ऐसे कोई चिंता ही नहीं होती, साल साल 1.5 साल ऐसे निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता उनका। होता है कि नहीं होता ऐसा? इसका मतलब पढ़ने से और कुछ हो न हो, जागरूकता तो आती है, कैरियर के लिए सीरियसनेस तो आती है, क्योंकि पैसे लग चुके होते हैं। होता है ना ऐसा? आप में सबके साथ ऐसा होता होगा कि 12वीं पास करी, फर्स्ट ईयर ऐसे निकल गया, ध्यान ही नहीं दिया, सेकंड ईयर ऐसे निकल गया, ध्यान ही नहीं दिया। अब सोचते हैं कि उस टाइम कर लेते तो ये अब तक बहुत अच्छी तैयारी हो जाती। अब भी इतनी कोई देर नहीं हुई है। जो साल भर पहले लग के कर सकते थे वो अब भी अगले 1 साल में कर सकते हो जाता है ना, ऐसे साल 1.5 साल निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। कोई ऐसे काम आ गए, ऐसे घर पे जिम्मेदारी आ गई, कुछ भी हो गया, 6 महीने 12 महीने के तो पता ही नहीं चलता, ऐसे निकल जाता है साल। क्लियर है ना? मैं आपको कुछ और चीजें दिखाऊं, एक छोटे से एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक ट्राइंगल है एबीसी, डी इसको यहां मिल रहा है, ए लंबाई 6 सेंटीमीटर है, ये लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ये लंबाई 15 है,
ये लंबाई 12.5, 12.5। आपको बताना है ए की लंबाई क्या होगी, आपको बताना है सी की लंबाई क्या होगी, आपको बताना है डी की लंबाई क्या होगी। ए की लंबाई क्या है, सी की लंबाई क्या है, और डी की लंबाई क्या है। ये भुजा 10 है, वो भुजा 15 है, ये भुजा 12.5 है, एक तो ये दे दिए। और ये जो 10 वाली भुजा उसमें से 6 तो ऊपर है और 4 नीचे। चलो मैं बताता हूं। यहां पर यह आएगा एडी अपॉन ए बी जो होगा, एडी अपॉन ए बी जो होगा वही ए बट्टे ए सी होगा, और वही डीई बट्टे बी सी होगा। एडी छोटे त्रिभुज की भुजा है, ए बी बड़े त्रिभुज की भुजा है, और ये दिया गया है कि बी सी पैरेलल है डीई के, बी सी और डी पैरेलल है, ये हमें गिवन है। बी सी और डीई है, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। पहले तो ये देखते हैं कि इनकी लंबाइयां क्या होंगी, फिर इसमें मैं कुछ चीजें और बताऊंगा आपको। देखो, एडी की लंबाई 6 है, ए बी की लंबाई 10 हो जाएगी, ए की लंबाई हमें पता नहीं है, ए सी की लंबाई 15 है, 15 से 90, 10 का भाग देंगे 9 बार, ए बराबर 9 आ जाएगा, ए की लंबाई 9 आ गई। पूरी 15 है तो 15 में से 9 घटा देंगे तो ये 6 आ जाएगी। जो एडी और एबी में रेशो आया है 6/10, वही डीई और बीसी में आ जाएगा। डीई का हमें पता नहीं है, बीसी की लंबाई 12.5 है, ये 12.5 आ जाएगा। ढाई का चौगुना और ढाई का 5 गुना, 4 का 1.5 6 और 5 का 1.5 7.5, डी बराबर 7.5। डी की लंबाई 7.5 आ जाए, 1.5 ढाया पावा पूना, डी की लंबाई 7.5, ये 7.5 आ जाएगा। पहला काम तो है हम ये लंबाइयां ज्ञात कर सकते हैं। बोलो हाँ। परिमाप ऑफ ट्राइंगल एबीसी अनुपात परिमाप और ट्राइंगल एडीई। बड़े ट्राइंगल की भुजा, छोटे ट्राइंगल की भुजा, क्या रेशो बन रहा है, 10 और 6 का बन रहा है।
10:6 यानी 5:3। इनके परिमापों का अनुपात 5:3। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, कई जगह आपको केवल ए आर लिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब एरिया है। ठीक है, ये हो जाएगा 10:6 का स्क्वायर हो जाएगा। अलग अलग स्क्वायर कर दो या अनुपात करके एक साथ स्क्वायर कर दो, अनुपातों के स्क्वायर होता है। ये आता है 5:3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ जाएगा 25:9। 25:9। एक्चुअल में क्या होगा वो तो बात की बात है, वो तो आप ही रोज फॉर्मूला वगैरह लगा के कर लोगे, लेकिन रेशो क्या होगा, 25:9 होगा। एग्जाम में केवल ट्राइंगल्स में कंपेयर नहीं करवाया जाता है, आपसे पूछ लेते हैं ट्राइंगल एडीई अनुपात क्वाड्रिलेटरल बीसीईडी। ट्राइंगल एडीई है और चतुर्भुज बीसीईडी है, इनकी एरिया का रेशो क्या हो जाएगा। तो ये पूरा देखो, पूरा एबीसी 25 है, 25 में से ऊपर वाला 9 है तो नीचे वाला 16 बचेगा। 25 में से ये पूरा 25 है, एबीसी का पूरा 25 है रेशो के हिसाब से, 25 में से ये 9 है तो ये कितना होगा, 16। तो आप कह सकते हो 9:16 हो जाएगा। ऊपर वाले त्रिभुज और नीचे वाले चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो होगा 9:16। नौ अनुपात 16 होगा। बोलो हाँ। एकदम सबके क्लिनिक ऑल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा अब। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, एक चीज के लिए तैयार रहना, तैयारी कितनी भी अच्छी हो अनएक्सपेक्टेड पेपर आ सकता है। बोले नहीं, आजकल तो अनएक्सपेक्टेड आते ही नहीं है, है ना। ऐसा ही इंडियन क्रिकेट टीम सोच रही थी टेस्ट मैच के लिए, बोले नहीं आजकल तो हमारे साथ में कुछ अनएक्सपेक्टेड होता ही नहीं है। कल न्यूजीलैंड वालों ने बता दिया कैसे खेलते हैं टेस्ट मैच, कल बैंड बजा दी, बजा दी ने, फड़फड़ा रहे थे ज्यादा ही। रोहित शर्मा की कप्तानी और गंभीर की कोचिंग और अब इंडियन टीम वो हो गई, वो हो गई, किंग कोहली, बूम बूम बुमराह, कल रगड़ा, बोले आ जाओ, होता है। ठीक, न्यूजीलैंड सबसे हार रही थी, न्यूजीलैंड में जा जाके हरा रहे थे, न्यूजीलैंड को हरा रहे थे, न्यूजीलैंड में जा जाके हरा रहे थे। हाँ, श्रीलंका से हार गई थी, और भी एक दो टीम ने हराया था। इंडिया आए, इंडिया आए और इधर इनको रगड़ दिया।
चलो इसी डायग्राम को दोबारा बनाता हूं। पहले ग्रीन कलर में था, अब इसको व्हाइट कलर में बनाता हूं। ट्राइंगल एबीसी है, बातें मत करो यार। ये पूरा 10 था, ये 12.5 ही था ना, और ये 15 था। ये डी और ई को मिलाया था तो ये 6 हुआ था और ये 4 हुआ था। 10 नहीं लिखा हुआ था, लेकिन 6 और 4 10 ही होता है, इसलिए मैंने लिख दी। डीई है, ये पैरेलल है बीसी। अब मैं आपको एक खेल दिखाता हूं। हमने निष्कर्ष क्या निकाले कि एडी और एबी का जो रेशो आएगा वो एई और एसी का रेशो होगा, और वही डीई और बीसी का रेशो होगा। क्या ये बात आपके समझ में आ गई थी? क्या आ गई थी ना? बोलो। अब देखना, अगर आपका और मेरा रेशो इसके रेशो के बराबर है, सपोज करो आपका और मेरा जो रेशो है वो इसके और इसके रेशो के बराबर है, ठीक है। अब अगर हम दोनों में से हमारा जो रेशो है उसी रेशो में से कुछ हटा दिया जाए और इनके जो वैल्यूज हैं उनमें से भी उसी रेशो में हटा दिया जाए, तो हमारे पास में जो बची हुई राशियों का जो अनुपात आएगा और इनके पास में जो बची हुई राशियों का अनुपात होगा वो भी आपस में समानुपातिक होंगे। ऐसे ऐसे समझो, मेरे पास में 15 रुपए हैं, आपके पास में 10 रुपए, तो अपना अनुपात हो गया 3:2। उसके पास में 12 रुपए हैं और उसके पास में जो बटे हैं उनके पास में 8 रुपए हैं, तो इनका अनुपात भी हो गया 3:2। बोलो हाँ। अब यहां से क्या किया मैंने, इसमें से किसी समान रेशो में कुछ घटाया, मैंने समान रेशो में कुछ घटाया, ठीक है। जैसे मैंने ये कहा कि मैं इसमें से बराबर बराबर माइनस कर देता हूं। अब इसका भी इसका मैं 1/5 और इसका 1/5 माइनस कर देता हूं, इसका और इसका बराबर बराबर माइनस कर देता हूं, 1/5 और 1/5 या कुछ भी ऐसी राशि इसमें से हटा देता हूं। जैसे मैं इसको 6:4 का रेशो है इसमें डिवाइड कर देता हूं, तो इसको भी मैं 6:4 के रेशो में डिवाइड कर देता हूं। इसको 6:4 के रेशो में डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 9 और 6 आ जाएगा, और इसको 6:4 के रेशो में डिवाइड करूंगा तो 6 और 4 आ जाएगा। इसको अगर मैं 6:4 के रेशो में डिवाइड करूंगा, 6:4 का रेशो है यानी 3:2 के रेशो में या 6:4 के रेशो में डिवाइड करूंगा, ठीक है ना। तो इसको 12 को करूंगा मैं डिवाइड, तो कितना हो जाएगा, 12 को डिवाइड करूं 6:4 के रेशो में, तो 12 का 3/5 करना है 7.2, 8 का 3/5 करना है 4.8। देखना यही होगा क्या, इसको 3:2 में डिवाइड किया तो 7.5 और कितना हो गया 4, 7.5 और 7.2 और 4.8 हो गया। इसको हम 3:2 के रेशो में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.8 और 1.6, 3.2 आ जाएगा। समझ रहे हैं? अब देखो यहां से, अब जो 9 और 6 में रेशो है वही 6 और 4 में भी होगा। इसको मैंने इस रेशो में डिवाइड तो कर दिया,
लेकिन अब जो डिवाइड होने के बाद में जो राशियां बनी हैं उनमें रेशो लूंगा मैं, 9 और 6 में रेशो लूंगा, क्या आएगा? 3:2 आएगा। अगर मैं 6 और 4 में रेशो लूंगा तो भी क्या आएगा? 3:2 आएगा। और इन मूल संख्याओं में भी रेशो क्या था? 3:2 ही था। ठीक है, यहां से 12 और 8 का अनुपात कितना था? 3:2 था। तो अगर इन दोनों का, इनका भी 3:2 है, लेकिन इसका इसके साथ में लेता हूं तो भी 3:2 ही आता है, और इसका इसके साथ में लेता हूं तो भी 3:2 ही आता है। तो अगर मैं कोई राशियां हैं उनमें से बराबर बराबर मैंने उसी एक जैसे रेशो में उसको माइनस कर दिया है, तो बची हुई राशियां हैं वो भी आपस में समानुपातिक होती है। इसको देखो मैं कैसे बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखना। ये 6 और 4 था, इसको मैंने लिखा तो ये हमने 9 और 6 लिख दिया, क्योंकि ये 3:2 के रेशो में, तो 15 को भी 3:2 के रेशो में डिवाइड किया था तो 9 और 6 आ गया था। और ये कितना आ गया था? ये 7.5 आ गया था, और ये 12.5 है। अब यहां से अगर मैं ये कहूं कि एडी और जो बीडी का रेशो है वही रेशो ए तथा सीई का होगा, इससे ए बी बुझा के दो सेगमेंट हो गए एडी और बीडी। तो जो एडी और बीडी का रेशो बनेगा वही रेशो ए तथा सीई का बनेगा, सेम रेशो बनेगा। और वही रेशो डीई अपॉन बीसी माइनस डीई का बनेगा। ये एक नया कंक्लूजन है, इसको भी ध्यान में रखना है। एक्चुअली बीडी है क्या? एसी माइनस एडी है। सीई क्या है? एसी माइनस एई है। पूरे एसी में से एई हटा दिया तभी तो सी बच रहा है, पूरे एबी में से एडी घटा दिया तभी तो बीडी बच रहा है। तो अब ये जो मैं एडी का रेशो ले रहा हूं किसके साथ में? बीडी के साथ में। यानी इस त्रिभुज की ये भुजा और बचा हुआ भाग, इस त्रिभुज की ये भुजा और इसका बचा हुआ भाग, तो इस त्रिभुज की ये भुजा और इन दोनों बचा हुआ भाग क्या होगा? इसमें से इसको घटाएंगे, ये आ जाएगा। आप चेक कर लो, ये 6 और ये 4 हो जाएगा तो ये 6/4 हो जाएगा। ये 9 और 6 है तो ये 9/6 हो जाएगा। ये 7.5 और ये 12.5 और 7.5 है तो ये आ जाएगा 12.5, सॉरी 7.5 ये आ जाएगा 7.5 12.5 माइनस 7.5, 12.5 माइनस 7.5, तो ये आ जाएगा 7.5 कितना आ जाएगा? 5। 3:2 का रेशो है, 3:2 का रेशो है, 3:2 का रेशो हो जाएगा। क्लियर है क्या? मैंने पीछे क्या समझाया आपको, थोड़ा सा मैं आपको बैक ले जाता हूं। मैंने यहां आपको यह समझाया, जो कुछ मैंने बताया है उसको मैं एक लंबे सेंटेंस के रूप में पेश कर देता हूं आपके सामने। मैंने क्या कहा? किसी भी त्रिभुज में उसकी किसी एक भुजा के समांतर कोई सरल रेखा शेष दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो इस तरीके से एक नया त्रिभुज बनता है। इस प्रकार से बना हुआ नया त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होता है, ठीक है, तथा इनकी संगत भुजाएं हैं ये आपस में समानुपातिक होती हैं, इनके संगत कोण आपस में समानुपातिक होती हैं। जिस भुजा अनुपात में इनकी संगत भुजाएं होती हैं उसी अनुपात में इनकी संगत माध्यिकाएं होंगी, संगत सेस्लम होंगे, संगत एंगल बाइसेक्टर्स होंगे, और उसी अनुपात में इनके परिमाप होंगे, और इनका जो क्षेत्रफल है वो इनके इन लंबाइयों के स्क्वायर के समानुपाती हो जाएगा। ये बात तो हमने सीखी थी, यहां पर सीखी थी। यहां पर मैं थोड़ा सा इसको चेंज करके मैंने किस रूप में ले लिया, यहां मैं अब कह रहा हूं वो सुनना। यदि किसी त्रिभुज में उसकी एक भुजा के समांतर कोई सरल रेखा शेष दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर देती है तो वो बिंदु उस शेष दो भुजाओं को समान अनुपातों में विभक्त कर देते हैं, समान अनुपातों में विभक्त कर देते हैं। बीसी के पैरेलल लाइन है डीई, डीई ने ए बी को तो डी पर और ए सी को ई पर प्रतिच्छेद किया है, इसलिए ए बी के दो खंड बन जाएंगे ए डी और बी डी, और उधर से ए सी के दो खंड बन जाएंगे, दो सेगमेंट बन जाएंगे ए तथा सी। तो जो ए डी और बी डी में रेशो होगा वही रेशो ए तथा सी में होगा। बी डी कोई भुजा नहीं है,
सीई भी कोई भुजा नहीं है। ट्राइंगल की भुजाओं की बात करते हैं तो छोटे ट्राइंगल की तो भुजा है एडी और बड़े ट्राइंगल की भुजा है एपी। छोटे ट्राइंगल की भुजा है एई और बड़े ट्राइंगल की भुजा है एसी। लेकिन अगर मैं लंबाइयों की बात कर रहा हूं, सेगमेंट्स की बात कर रहा हूं, तो इस भुजा के जो दोनों सेगमेंट बन रहे हैं इनका रेशो आ जाएगा एडी और बीडी का, तो वही रेशो होगा ए तथा सी का, और वही रेशो होगा डीई अपॉन बीसी माइनस डीई का। एक्चुअली बीडी है क्या? पूरे एबी में से एडी को घटाने से बीडी बन रहा है, पूरे एसी में से ए को घटाने से सी बन रहा है, तो वही रेशो जो एडी और बीडी का रेशो है वही ए तथा सी का रेशो होगा, और वही डीई तथा बीसी माइनस डीई का होगा। ठीक है, अब मैं इसको एक सिंपल से सेंटेंस में बोल देता हूं। वो जो सेंटेंस लिखे हुए आपको मिलते हैं उनका मतलब क्या होता है, अब आप इसको कनेक्ट करना जो हमने पढ़ा है उसके साथ में जो मैं बोलूंगा उसको। किसी भी त्रिभुज में उसके किसी भुजा के समांतर कोई सरल रेखा शेष दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उन भुजाओं को समान अनुपातों में विभक्त कर देती है, या समानुपाती विभक्त करती है। इसको और छोटा बनाया जा सकता है, किसी त्रिभुज में उसकी किसी भुजा के समांतर सरल रेखा शेष दो भुजाओं को समानुपाती विभाजित करती है। समानुपाती का यह मतलब नहीं होता है कि ये और ये दोनों भाग बराबर होंगे, ऐसे नहीं कि एडी और बीडी बराबर बराबर हो जाएंगे, लेकिन जो एडी और बीडी का रेशो होगा वही ए तथा सी का रेशो होगा। जो एडी तथा बीडी का रेशो होगा वही ए तथा सीई का रेशो होगा, ये कह रहा था। आप समझ पा रहे हो? आपको अच्छा लग रहा है? एक से ज्यादा पैरेलल लाइन है तो भी ये लागू होगा, एक से ज्यादा पैरेलल लाइंस के लिए भी लागू होगा। पैरेलल की पैरेलल क्या होती है? ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये उसके पैरेलल है, तो क्या ये आपस में पैरेलल हो जाएंगी? जो पैरेलल की पैरेलल होती है वो क्या होती है? पैरेलल होती है। बोलो हाँ या ना। इसलिए आप ये कह सकते हैं दोस्त का जो दोस्त होता है वो हमारा भी दोस्त होता है, दोस्त का जो दोस्त होता है वो हमारा भी दोस्त होता है। हाँ समझ, दोस्त की बात कर रहा हूं। पता नहीं कहां चला जाता है छोटी छोटी बातों के ऊपर, उसको कर रहा है, अरे देखिए क्या कह रहे हैं, दोस्त की बात कर रहा हूं। ठीक है, आप छोटी छोटी बातों पे फिर कल्पना ही करते हो, वो खतरनाक होती हैं। अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो सिमिलर कौन कौन से ट्राइंगल होंगे? सिमिलर ट्राइंगल कौन से होंगे? ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल ट्राइंगल एडीई सिमिलर होगा, सिमिलर ट्राइंगल एएफजी, सिमिलर ट्राइंगल एएचआई। एएचआई को देख के एक मुझे शब्द संक्षेप याद आया। आपने ये कहीं देखा है क्या? क्या मतलब होता है इसका? कहां लिखा हुआ देखा आपने? रोड पर।
जो हाईवे रोड होती है उनके ऊपर लिखा होता है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। AHI को देख के आ गया, ठीक, ए नहीं लगाना था, थोड़ा सा आगे पीछे भी होता है ना। चलो देखो, ये आपस में सिमिलर हो जाएंगे। अब अगर मैं ये कह दूं कि ये लंबाई है 2 सेंटीमीटर, या इसको मैं कह दूं 4 सेंटीमीटर, यह है 3 सेंटीमीटर, यह है 2 सेंटीमीटर, और यह है 1 सेंटीमीटर। तो 4 3 2 1 का रेसो आ गया, 4 3 7 2 9 और 1 10, टोटल 10 हो गई। अब मैं कहता हूं कि इसकी पूरी लंबाई अगर मान लीजिए 15 है, और इसकी पूरी लंबाई सपोज कीजिए 20 है, तो क्या ये सारी लंबाइयां बता सकते हो? सारी लंबाइयां, एक दो नहीं, सारी की सारी। ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इतनी 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 इतनी, सारी की सारी। चलो आप रहने दो, मैं बता देता हूं। आपसे तो जो पूछू वो बता देना फिर, है ना। ये पूरी 10 है, बोलो हाँ। ये पूरी 15 है, 10 का डेढ़ा 15 होता है, हर लंबाई डेढ़ी हो जाएगी, जो है इधर वाली है उनकी डेढ़ी हो जाएगी। ये तो होगी 6, ये होगी 4.5, ये होगी 3, और ये होगी 1.5। जिस रेसो में ये, उसी रेसो में वो, इनका जो अनुपात है वो 4 3 2 1 आएगा, उसी रेसो में बांटोगे। ठीक, आप तो मुझे ये बता दो, ये और ये फटाफट बताओ, जल्दी से बताओ, सबसे पहले कौन बताता है? डी बताना है, FG बताना है, और HI बताना है। यही तो सिमिलरिटी अपना काम करती है। आज घनश्याम नहीं आया। एक मेरा स्टूडेंट था घनश्याम, घनश्याम मीणा। ये इधर दौसा के आगे गांव है, टोडा गंडरावा, नहीं टोडा भीम तो आगे रह जाता है। इधर सिकंदरा से इधर है, उस रोड से तो इधर रह जाता है, लाल सोट वाली रोड और वो जो आगरा रोड है उनके बीच में से है। गणित में शानदार था वो लड़का, गणित में शानदार था। बता दो रे फटाफट, फटाफट बताओ, गाड़ी निकल रही है, लेट हो रहा हूं। ऐसे कोई जूझता है? बताओ मुझे, डी की लंबाई बताओ, डी की लंबाई, डी की लंबाई बताओ, FG की लंबाई बताओ, और HI की लंबाई बताओ। तीन ही तो लंबाइयां छोटी हैं आपके लिए, ये तो मैंने बता दी। डी की लंबाई कितनी?
टी की 18, एफ जी की 14 और एच आई की। कौन कौन सहमत है इससे? कौन कौन सहमत है इससे? आप सहमत हो? ठीक है, या तो सहमत हो जाओ, नहीं तो दूसरा उत्तर बताओ। चालीस बट्टे 3, 80/9, 160/27। रजिया फंस गई गुंडों में। आगे बताओ। 16, 12, 8। और बताओ। बस निकल गई हवा। अरे भाई सिंपल सी बात है, भुजा की भुजा से कंपेयर करनी है। भुजा की भुजा से कंपेयर, इसकी तुलना में ये डबल है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो ये कितनी है? 9, 9 का दुगुना 18। ये कितनी है? 7, 7 का दुगुना 14। ये कितनी है? 4, 4 का दुगुना 8। कहां कंफ्यूजन? लगा रहे हो पता नहीं कौन कौन से समीकरण। इसकी इस पूरी भुजा की तुलना में ये डबल है कि नहीं है? तो इसकी तुलना में ये डबल होगी, इसकी तुलना में ये डबल होगी, और इसकी तुलना में ये डबल होगी। सीधी सिंपल गणित लगाओ। क्या लगा रहे हो आप? क्या ये जो ट्राइंगल ऊपर वाला देखो, ये पूरा एबीसी था, तो ये जो ए एच आई इसके समरूप है कि नहीं? ए एफ जी इसके समरूप है कि नहीं? और एडीई इसके समरूप है कि नहीं? समरूप है तो अनुपात तो एक जैसे आएंगे। तो इस बड़े त्रिभुज की भुजा 10, इस ये भुजा वाली इधर वाली भुजा 10 है, इधर वाली भुजा इसका डबल हुई कि नहीं? तो इसकी तुलना में ये डबल क्यों नहीं होगी? इसकी तुलना में ये डबल क्यों नहीं होगी? और इसकी तुलना में ये डबल क्यों नहीं होगी? दो ऐसे बताता हूं। ये ट्राइंगल एबीसी है, और ये ट्राइंगल है एबीसी, ये ट्राइंगल है पी क्यू आर। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, ये एंगल बीटा है। तो आपको पता चल गया समरूप तो है। ये बात तो यहां पर भी लागू हो रही है। ये थीटा अल्फा बीटा, थीटा अल्फा बीटा, थीटा अल्फा बीटा, थीटा अल्फा बीटा, क्योंकि पैरेलल होने से संगत कोण बराबर हो जाएंगे। बोलो यस। तो ये बात यहां लागू हो रही। अब अगर मैंने ये कह दिया कि अगर ये 10 है और ये इसका डबल 20 है, तो इसकी तुलना में ये डबल हुआ कि नहीं हुआ? तो इसकी जो भी लंबाई होगी, इसकी जो भी लंबाई होगी, मान लो अगर ये 15 है तो इसको फिर 30 होना ही पड़ेगा। एक मजेदार चीज यहां से निकल के और आई है। मैं तो वैसे बताने वाला था लेकिन बताया नहीं है, अब और आई है, वो अभी और बता देता हूं साथ साथ में। अभी बता देता हूं, आपके आगे का भी रास्ता खुल जाएगा थोड़ा सा। ये जो समानुपातिक होती है ना, दो समान समरूप त्रिभुजों की जो भुजाएं, उसमें एक निष्कर्ष और निकलता है, एक निष्कर्ष और निकलता है। लिख रहे हो क्या? नॉलेज होते हुए कंक्लूजन नहीं निकलेंगे एग्जाम में। अप्लाई कैसे करना है, सबसे बड़ा लफड़ा यह है। सबसे बड़ा लफड़ा है अप्लाई कैसे करना है। दिन में कितना ज्ञान सुनते हैं, कितना ज्ञान देते हैं, जो आता है दे के चला जाता है। ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान समझा रहे हैं, सब समझा रहे हैं, जहां जाते हैं समझाने लग जाते हैं। ऐसे करना चाहिए, तुझे ऐसे करना चाहिए। इधर मैं समझाता हूं,
मेरे से छूटते हो, कोई और सीनियर मिलता है वो समझाने लगता है, देख तू ध्यान रखना जयपुर में खराब मत हो जाना, वो समझाने। उधर घर जाते हैं, अभी दिवाली पे जाओगे तो उधर घर वाले समझाएंगे, रिश्तेदार मिलेंगे वो समझाएंगे, गांव में कोई बूढ़ा बुजुर्ग मिल जाएगा वो समझाएगा। बोले और आजकल क्या कर रहा है जयपुर में? बोले तैयारी कर रहा हूँ। बोले और क्या कर रहा है? बोले नहीं और तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। बोले पता है हमें, वो तो रहने देते, वो तो हमें पता है कि और तो कुछ नहीं कर रहा है। हर कोई समझा रहा है। अभी दिवाली के बाद में सावे स्टार्ट हो जाएंगे, 11 दिन बाद में, 11 के बाद में सावे स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपकी शादियों का मजा किरकिरा होगा। बताऊं कौन से टाइम? जिस टाइम आप खाना वाना चालू करोगे ना, आपके हाथ में प्लेट है, उसमें खाना डाल रखा है, सुबह से भूखे भी हो, सोच रहे हो कि खाना खा लूं फिर वापस जाना है, उसी टाइम कोई इनको आके पूछेगा। वो चाहे आप प्लेट में खा रहे हो या पंगत में बैठ के खा रहे हो, एक ही बात होती है। आप जिस टाइम सोच रहे हो कि अब खाऊं, उसी टाइम कोई आके पूछेगा और क्या चल रहा है आजकल। वो कोई, वो तो नॉर्मल वे में भी पूछेगा तो भी आपको लगेगा कि इसको सब पता है और अब ये मेरा खाना खराब करने के लिए आया है। फिर आपको न तो रायता अच्छा लगेगा और ना आपको वो नरम नरम पूड़ी अच्छी लगेंगी। होता है ऐसा? अभी कम होता है। जिनका पहला साल चल रहा है उनके तो कम होता है, जिनका दूसरा साल चल रहा है उनके ज्यादा होता है, तीसरे साल वालों को तो मरण हो जाता है। तैयारी करते हुए 2 साल गुजर चुके हैं, तीसरा साल चल रहा है, उनका मरण हो जाता है। बचते हुए फिरते हैं, छुपते हुए फिरते हैं रिश्तेदारों से और जानकारों से, पब्लिक गैदरिंग में ऐसे कोने में साइड में खड़े रहते हैं। तो भी वो निष्कर्ष निकालेंगे। साइड में खड़े हो, अकेले खड़े हो तो लोग ये सोचते हैं ज्यादा हो गई, इसलिए किसी को पता न चल जाए इसलिए साइड में खड़ा है, बीच में नहीं आ रहा है सबके, ज्यादा ले लिया आज। नहीं, हाँ और क्या करते हो? यही करते हो। या फिर कोई बतला नहीं ले, कोई बात नहीं कर ले, इसलिए उस डीजे के आगे झूठे मुठे ऐसे हिलते रहते हो, कोई बतलाए नहीं। ये कैसे आए? कहां से लेके आए? इनको कहां से लेके आए? कोई अद्भुत ही तरीका लगा दिया ना। बोलिए तो हर कोई बता रहा है, कुछ अलग बताएं। नहीं, समथिंग डिफरेंट। आपको मैं एक चीज और बता दूं, ये ट्राइंगल एबीसी है, ये ट्राइंगल पी क्यू आर है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, ये 8 है, ये 10 है, ये 12 है। 8 का डेढ़ा 12 कर देता हूं, 10 का डेढ़ा 15 कर देता हूं, 12 का डेढ़ा 18 कर देता हूं। मैंने कहा ए बी अपॉन पी क्यू आपस में बराबर है, बी सी अपॉन क्यू आर आपस में बराबर है, ए सी बट्टे पी आर भी आपस में बराबर है क्या? रेसो तो बराबर ही है ना। ए बी पी क्यू 2:3, बी सी क्यू आर 2:3, ए सी पी आर 2:3। बात तो सही। एक कैलकुलेशन का रिजल्ट बताता हूं आपको। ए अपॉन एक्स बराबर बी अपॉन वाई बराबर सी अपॉन जेड है। ए और एक्स का जो रेशो है वही बी और वाई का रेशो है, वही सी और जेड का रेशो है। याद करो आप, अगर आपने अनुपात समानुपात पढ़ा है तो ए अपॉन एक्स बराबर बी अपॉन वाई बराबर सी अपॉन जेड है, तीनों के रेशो बराबर आ रहे हैं,
तो आप ये कह सकते हो कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड होगा। याद है क्या? पक्की बात है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां से अगर मैं इन भुजाओं को कंटिन्यूस ले लूं कि ए बी बी सी और ए सी का जो रेशो आएगा वही रेशो आ जाएगा पी क्यू क्यू आर और पी आर का रेशो हो जाएगा। ये 8 10 12 है और ये बराबर हो जाएगा 12 15 18 हो जाएगा। 8 10 12 में 4 5 6 का रेशो बनता है, 2 से काटेंगे तो, इसको 3 से काटेंगे तो भी 4 5 6 का ही बनता है। ये 4 5 6 का रेशो है तो ये भी 4 5 6 का रेशो हो जाएगा। रेशो एक जैसे ही होंगे। इनको हम समानुपातिक व्यवस्था कहते हैं। ये आपस में समानुपातिक होती हैं, इसको भी समानुपातिक ही कहा जाता है। पहले तीन राशियों में जो अनुपात है सेम वही अगली 3 राशियों में अनुपात है, तो पहले तीनों राशियां अगले वाली तीनों राशियों के समानुपाती इस तरीके से भी की जा सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है आपको सिमुलेटिव पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है। आप जितना सोच रहे थे उससे ज्यादा मजा आ रहा है आपको सिमुलेटिव में, आ रहा है ना? अब मैं इसी बात को रिवर्स वे में कहता हूं, और रिवर्स वे में कहने से पहले पहले रिवर्स वे में कह ही देता हूं ना, रिवर्स वे में कहता हूं, फिर आपसे एक सवाल पूछूंगा मैं। चलो पूछ ही लेते हैं, अभी पूछ। इसी ट्रायंगल को लेते हैं वापस, एबीसी को लेते हैं। इस ट्रायंगल को मैंने दोबारा लिख रहा हूं, एबीसी। ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ऐसे ही थी लंबाइयां। बीसी पैरेलल है डी के, पैरेलल है एफ जी के, पैरेलल है एच आई के। बीसी पैरेलल है डी के, पैरेलल है एफ जी के, पैरेलल है एच आई के। ठीक है, ओके। यह आकृति नंबर 1 है, यह आकृति नंबर 2 है, यह आकृति नंबर 3 है, और यह आकृति नंबर 4 है। आकृति नंबर 1 तो है एक त्रिभुज। आकृति नंबर 3 4 2 3 और 4 ये चतुर्भुज हैं। कौन से वाले चतुर्भुज? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, ये लाइन पैरेलल है, इसकी ये लाइन पैरेलल है, इसकी ये लाइन पैरेलल है, तो ये ट्रेपेजियम होते हैं। तो एक तो है त्रिभुज और 3 है नीचे चतुर्भुज। चतुर्भुज कौन से वाले हैं? ट्रेपेजियम है, यानी समलंब चतुर्भुज। ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज है। और एक ये ट्राइंगल है। आपको इन
चारों आकृतियों के एक क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, पहली का, दूसरी का, तीसरी का और चौथी का। इन आकृतियों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है, हैं? पैरेलल दे दी, भाड़ में जाओ बुझाएं, हमें क्या। पैरेलल दे दी, उसके बाद में रेशो तो यही आना है। इधर वाली बुझा, मुझे पता नहीं, अब बताओ। नहीं पता, ए सब कुछ पता है, बताऊंगा नहीं, बताओ। ठीक है, बताया नहीं, पता नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए में एक आंसर आएगा, ऑप्शन बी में एक आंसर आएगा, ऑप्शन सी में एक आंसर आएगा, और ऑप्शन डी में आएगा ज्ञात नहीं कर सकते। ऐसे हो सकता है तथ्य अपर्याप्त हैं, ऐसे हो सकता है डाटा आर इनएडिक्वेट, आंकड़े अपर्याप्त हैं, कुछ भी हो सकता है। अब बता दो, तीन ऑप्शंस में तो कुछ ना कुछ वैल्यू होंगी। चौथा ऑप्शन है डाटा इनएडिक्वेट है, डाटा अनसफिशियंट है, डाटा अनसफिशियंसी की कंडीशन भी मैंने दे दी आपको। अब बताओ क्या होगा। क्या, बोलो बोलो कुछ, बताओ। ज्ञात नहीं कर सकते आप, पहले ठीक थे, आजकल नाश हो गया आपका। कम पढ़ रहे हो आजकल, वैसे ही पढ़ रहे हो, जाड़ा बन, ज्यादा पढ़ने से जाड़ा बनने लग गया। जो कुछ भी हो, वैल्यू जो कुछ भी हो, रेसो 4 3 2 1 का ही होगा। हमें रेसो काम का है, वैल्यू काम की नहीं है, वैल्यू से हमें मतलब ही नहीं है। हमारे ये रेसो काम आएगा, ये 4 3 2 1 में ही होगा। बुझा, वॉट एवर, कोई मतलब नहीं है। 4 3 2 1 का रेसो होगा, रेसो वो का वही आना है, कोई फर्क नहीं पड़ता बुझा क्या है। समरूप ट्राइंगल्स बनेंगे, क्षेत्रफल है वो भुजाओं के स्क्वायर के समानुपाती होते हैं। ये 4 है, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, तो इस ट्राइंगल का हो जाएगा 16। 4 3 7 है, 7 का स्क्वायर 49 आएगा, यहां तक का हो जाएगा 49। ये 4 3 7 और 2 9 है, यहां तक का आ जाएगा 81, और ये 10 है, पूरे का आ जाएगा, रेसो ले रहा हूं 100, लेकिन हमें तो 4 का तो 16 ले लूंगा मैं। अब मुझे इस ट्रेपेजियम का लेना है, तो इस ट्राइंगल में से ऊपर वाले ट्राइंगल को हटाऊंगा, तो किस में से, 49 में से 16 माइनस करूंगा, 49 में से 16 माइनस करूंगा, कितना आएगा 33, तो यह आ जाएगा 33, दूसरे ट्रेपेजियम का आ जाएगा 33। अब ये जो तीनों मिलके 81 बनते हैं, 81 में से 49 माइनस करूंगा, 81 में से 49 माइनस करूंगा 32, इसका हो जाएगा 32, और ये सारे मिलके 100 बनते हैं, 100 में से ये 81 तक का वापस माइनस करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 19, ये इनका रेशो आएगा 16 33 32 19 आएगा। अब एक मजेदार चीज और बताता हूं, यहां तो हम ट्राइंगल में ऐसे काट लगा रहे हैं, ये काट ही है एक तरह से। आगे चल के हम यही काम कोण यानी शंकु में करेंगे, जब 3D मेंसुरेशन पढ़ेंगे। ये शंकु है, ऐसे काटेंगे उसको बीच में से, या ऐसे दे दिया,
ऐसे आपको कोई दे दिया कि ये कोई पिरामिड बन रहा है, पिरामिड को भी बीच में से ऐसे काटेंगे, यहां से काट दिया, फिर यहां से काट दिया, ऐसे काट देंगे पिरामिड को भी बीच में से, काट सकते हैं ऐसे, पिरामिड को भी काट सकते हैं बीच में से, ऐसे नए पिरामिड बना देंगे काट के, कट लगा दिया, कट लगा दिया। समझ रहे हैं? इसमें भी ऐसे ही होगा, लेकिन यहां रेशो पूछा जाएगा आयतनों का। ऊपर एक खंड, ऊपर वाला तो बन जाएगा शंकु और नीचे वाले बन जाएंगे छिन्नक, पृष्ठम बोलते हैं उसको। वहां आयतनों का पूछा जाए, क्षेत्रफल स्क्वायर में जाता है, आयतन वहां क्यूब में जाएगा। आयतन जो होगा वो किस में जाएगा? क्यूब में। तो वहां की बात वहां देखेंगे फिर बाद में। अभी तो ये समझो क्षेत्रफल स्क्वायर के समानुपाती होते हैं। चलो एक मजेदार चीज और पूछ लेता हूं। ट्राइंगल एबीसी है, किसका? ए डी है और ये ई है। ये है 5, ये है 4, ये है 6, ये है 3। ये पहली आकृति, ये दूसरी आकृति, क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। हम्म, 30, पक्की बात है? सोच लो पहले। अच्छी तरह से सोच लेना, बाद में पलटने नहीं दूंगा। चलो इससे पहले एक बात और बता दूं मैं, एक बात और बता दूं, इसको एक बार करेंगे। अगर मैं ये कहूं कि ये ट्राइंगल है एबीसी और इसकी ये जो भुजा है डी, बीसी और डी आपस में पैरेलल हैं, तो मैं कह सकता हूं कि एडी और जो बीडी का रेशो आएगा वही रेशो ए और सी का आएगा। कह सकता हूं क्या? एडी और बीडी में जो रेशो होगा वही ए और सी में आएगा, अगर बीसी और डी पैरेलल हुए तो आएगा ना, पक्की बात। अब इसका उल्टा कह रहा हूं मैं, अगर पैरेलल नहीं बोला मैंने, मैंने बोल दिया कि एडी और जो बीडी का जो रेशो है वही ए तथा सी का रेशो है, ये दे दिया हमें, तो मैं ये कह सकता हूं कि डीई जो है वो पैरेलल होगी बीसी की। दोनों चीजों ध्यान रखना, रिवर्स वे में भी और उधर भी, ठीक है? आपको सीधे भी ध्यान रखना, उसका वाइस वर्सा भी ध्यान रखना है। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो इसका इसके साथ में वही अनुपात होगा जो इसका इस खंड के साथ में, ये दोनों सेगमेंट्स हैं वो जिस अनुपात में होंगे उसी अनुपात में ये सेगमेंट्स होंगे। इसका उल्टा भी ऐसा ही सच है कि अगर इन दोनों खंडों का अनुपात और इन दोनों खंडों का अनुपात एक जैसा है तो ये पैरेलल हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अब सुनना ध्यान से, इसमें अनुपात 5:4 का है और इसमें अनुपात 6:3 का है, इसका मतलब बीसी और डी पैरेलल नहीं है। अब करो, बीसी और डीई पैरेलल नहीं है। चलो मैं बता देता हूं, हैं? 30 51, बार बार 30 51 ला रहा है, चक्कर क्या है? अभी 30 51 मेटता हूं मैं, अभी 30 51 मेटता हूं। ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है इसका एरिया आ जाएगा 1/2 गुणा 5 गुणा
6 इंटू साइन ए। बोलो हाँ। ये तो आ जाएगा किसका, एडीई का, ट्राइंगल एडीई। अब इधर लेता हूं ट्राइंगल एबीसी। एबीसी का आ जाएगा, अनुपात ले लेंगे, 1/2 गुणा 9 गुणा 9, और इंटू कितना हो जाएगा, साइन ए। साइन ए 1/2 से 1/2, साइन ए से कट गया साइन ए, यह आ गया 30 और यह आ गया 81। तो इसका तो हो जाएगा 30, पूरा 81 है, यह हो जाएगा 51। सही बात है आपकी। 30:51 होगा। ऐसे सवाल आपको और दिए जाए तो कर लोगे क्या, कर लोगे? कौन सा, यहां सिमिलरिटी नहीं लग रहा है, कुछ और लग गया, एंगल सेम है। अब आप इन ट्राइंगल्स का, इस पूरे ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का ले लो, रेशो लेना है। एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, अब उससे क्या, ए का मान कुछ भी हो, साइन ए से साइन ए तो कटना है, वैसे ही 1/2 से 1/2 कटना है, अनुपात में लेना है। तो फिर आप लगे हाथ ये सवाल कर लो, बाकी की पढ़ाई फिर आगे कल करेंगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, ये ई, ऐसे दे दिया मैंने, प्यारे प्यारे से कट लगा दिए इसको। यह है 3 सेंटीमीटर, यह 1 सेंटीमीटर, यह 5 सेंटीमीटर, यह 2 सेंटीमीटर, ये 2 है, ये 8 तो कर ही दूं, इतना बड़ा दिख रहा है, ये 8 है, ये 1 है, और ये 4 है, इसको कर दिया मैंने 4। आकृति नंबर 1, आकृति नंबर 2, आकृति नंबर 3, आकृति नंबर 4, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना। इनके क्षेत्रफल किस रेशो में होंगे। आज के लिए इतना ही, 5 मिनट बाद में